फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखेंगे, हमारा अध्याय नंबर चल रहा था 6। कौन सा चल रहा था? 6 नंबर का अध्याय चल रहा था। उसमें हम आज देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न, ठीक है, जो हमें लास्ट में दे रखे हैं। हमारे 13 क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इधर आपको दिखाई देगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगी आपको यहाँ पे आंसर दिखाई देंगे, तो आप भी इनको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं वो है एबेसेड वाले, यानी कि क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ए मतलब ए आएगा, बे आएगा, से आएगा, ये वाले उसमें शो करने, और मतलब जो हमारा ब्रैकेट दे रखा है उसमें हमें लिखना है कि भैया इसमें ए आएगा, इसमें बे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, सबसे पहला एबेसेड वाले जो 4 क्वेश्चन है उनमें कि मनुष्य में वक्र एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। साइड में आपको इधर दिखेंगे, कॉपी मैंने यहाँ पे नोट किए है ना, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे साइड में, ठीक है। तो मनुष्य में वक्र, वक्र आपको पता है किसे बोल रहे हैं? किडनी को। तो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है बताओ? पहला दे रखा है पोषण, दूसरा दे रखा है शोषण, तीसरा दे रखा है उत्सर्जन, और चौथे नंबर का दे रखा है परिवहन। तो इसमें आएगा तीसरे नंबर का सी। तो किडनी क्या काम करती है? हमारा वक्र काम करता है उत्सर्जन का। तो आप वो टिक लगाएंगे। दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम क्या करेगा? मैंने पहले ही बताया था, आप अच्छे से याद रखो, फिर वैसे तो देख लेना आराम से। जे फॉर जाइलम, जे फॉर जड़। तो क्या करेगा वो? जड़ से, ठीक है, जड़ से लेके जाएगा क्या? वाटर को प्लांट के सभी भागों में। तो अब देखते हैं, ए दे रखा है जल का वहन, बी दे रखा है भोजन का वहन, सी दे रखा है एमिनो अम्ल का वहन, और डी दे रखा है ऑक्सीजन का वहन। तो इसमें आएगा ए, जल का वहन, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। हमने अच्छे से पढ़ा है, वीडियो में भी देखा है सारा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं। तो अब देखते हैं आगे, इनको क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, या फिर ये सभी यानी उपरोक्त सभी। तो हम आंसर देंगे डी, उपरोक्त सभी। वीडियो में इनको मैंने सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आज तो बस क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि इसका आंसर ये होगा। 4 नंबर का है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। कहाँ होती है ये क्रिया? ये पूछना चाह रहा है। कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। तो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, यानी हमारे स्टमक से जो आगे इंटेस्टाइन में भोजन जाता है वो अम्लीय होता है। जो यकृत से स्रावित पीत रस, ठीक है, लीवर से जो हमारा बाइल जूस स्रावित होता है वो प्राप्त कर क्षारीय बना देता है, यानी जो लीवर वाला जूस और जो हमारे पेट से यानी स्टमक से आएगा वो एसिड होगा, और लीवर वाला होगा वो उसको क्या करेगा? उसको क्या कर देगा? वो प्राप्त कर क्षारीय बना देता है, ठीक। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलियों के रूप में होता है, यानी छोटी आंत के अंदर, जिस पर एंजाइम का कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। पीत लवण उन्हें छोटी छोटी गोलियों में खंडित कर देता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ये इमल्सीकरण कहलाता है। हमारे फेट यानी वसा को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसे क्या करते हैं? उसे ही कहते हैं हम इमल्सीकरण। अग्नाशय से प्राप्त होने वाले अग्नाशयी रस से इमल्सीकृत वसा का पाचन हेतु लाइपेज, ये एंजाइम आप अच्छे से ध्यान रखिए, मैंने पीछे वीडियो में अच्छे से डिस्कस भी किया है इनको, ठीक है। लाइपेज नामक एंजाइम होता है, ठीक, ये पाचन में हेल्प करता है। मेन बात ये है कि जो छोटी आंत होती है वहां पर वसा का पाचन होता है, ठीक है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। तो ये वाली रिएक्शन आप याद रखें कि एंजाइम क्या करेंगे? वसा को फैटी एसिड यानी वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार वसा का पाचन छोटी आंत तथा क्षुद्रांत में होता है। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखो आप, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अब आप लार का तो बता सकते हो ना काम, लसलसा बनाती है भोजन को, ठीक है। लार क्या करती है? माइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। आपको साइड में सारे दिखेंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, वो लिखे हुए आपको मिलेंगे, आप लिख सकते हो उनको आराम से। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? तो आंसर है इसका, हमारे मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन में एक रस मिलाती हैं, जिसे लार रस कहते हैं या फिर लाला रस कहते हैं। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च, जिसको हम मंड बोलते हैं,
को सरल श्रृंखला में खंडित कर देता है। ठीक है, वैसे मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, ये सब कुछ हमने वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है, तो आप पढ़ें, उनको देखें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार स्टार्च के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, साथ ही लार भोजन को फिसलन बनाती है, जिसे यह भोजन आसानी से आगे बढ़ता रहता है, लसलसा बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उपोत्पाद क्या हैं? यानी कि जो हमारा स्वयंपोषी पोषण होता है उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां हमें चाहिए और एंड में उसमें हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये यहाँ पे बताना है। आंसर देखो, सभी हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी यानी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है स्वयंपोषी। जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है, तो जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2। इसकी रिएक्शन भी आपको दिख रही होगी साइड में। इन परिस्थितियों की उपलब्धता में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। साथ ही इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। और नीचे रिएक्शन दे रखी है, 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन रहा है, प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु वाटर के रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ हुए हमारे 7 क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखें आप, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय शोषण होता है। ठीक है, तो वायवीय होगा वायु की प्रेजेंस में होने वाला, अवायवीय होगा जो वायु की प्रेजेंस में नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट इनके वो देखो। ठीक है, जब वायवीय होगा, एक साइड में तो वायवीय दिख रहा है आपको, दूसरी साइड में अवायवीय, तो उनको पढ़ते हैं। वायवीय क्या है? जब शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है तो उसे वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, और अवायवीय जब शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन के बिना ही होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, तो उसे अवायवीय शोषण कहा जाता है। इस प्रक्रम में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय शोषण में, और इस प्रक्रम में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है अवायवीय शोषण के अंदर। वायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये स्थान आप ध्यान रखें। अवायवीय शोषण में संपूर्ण प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव में होती है। सभी पौधे एवं जंतु वायवीय शोषण करते हैं। हम कैसे करते हैं? वायवीय करते हैं। तो अपने एग्जाम्पल से ज्यादा याद रहता है, तो आप देख लो। और जीवाणु, ईस्ट एवं नील हरित शैवाल अवायवीय शोषण करते हैं। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो 8 क्वेश्चन हमारे हो गए। 90 नंबर का क्वेश्चन देखें आप, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अधिकृत? सबसे पहले कुपिकाएं होती क्या है? तो आप बताएं भाई, फेफड़ों के अंदर होती है, यानी हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है कुपिका, गुब्बारेनुमा संरचना होती है। ठीक है, तो अब इनका आंसर सीधे सीधे हम देखते हैं। इनको भी अच्छे से डिस्कस किया है हमने वीडियो में। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं या फिर एलोविलाई कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, यानी ब्लड वेसल्स का जाल होता है, जो क्या काम करता है? जहां रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 त्यागता है। गैसीय विनिमय के लिए कुपिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण परिणाम हो सकते हैं। तो क्या क्या परिणाम है हमारे, वो देखो आप। पहला है, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक बार अच्छे से बता देती हूँ। हमारी आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किसको जोड़ के चलता है? ऑक्सीजन को जोड़ के रखता है। ठीक है, और पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करवाता है। तो वो क्या बता रहा है कि जो हमारा क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात वही नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये लेकर जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हर समय थका हुआ और बीमार क्या करता है? महसूस करता है अपने आप को। ठीक है, तो अब 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आप देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 11वें नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? दोहरा यानी कि 2 बार होने वाली कोई प्रक्रिया है, दोहरा तभी हुआ है इसका नाम। तो फुफ्फुस में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बायां आलिंद में जाता है। ठीक है, ये पूरा मैंने समझाया है, लेकिन आप समझो। सबसे पहले जो शुद्ध ब्लड था वो कहाँ गया? बायां आलिंद में। ठीक है,
बायां आलिंद से ये रक्त बायां नीले में जाता है, नीचे की साइड में आएगा। बाएं नीले के संकुचन से यह ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है बाएं नीले से। इस प्रकार रक्त पहली बार हृदय से गुजरता है। ठीक है, पुनः शरीर में ऑक्सीजन रहित रुधिर दायां आलिंद में पहुंचता है। वो हृदय वाला आपको स्ट्रक्चर है ना, याद मैंने पहले बनाई थी। ठीक है, ऐसे करके समझने के लिए। ठीक है, ऐसे पहले यहाँ प्रवेश किया, फिर यहाँ गया, यहाँ से पूरी बॉडी में चला गया। ठीक है, यहाँ से पूरी होल बॉडी को ये क्या करता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर यहाँ से इसको यहाँ लाया जाता है, यहाँ लाया जाता है, यहाँ से लंग्स में पहुंचाया जाता है, यहाँ से प्योर किया जाता है, फिर यहाँ पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, ऐसे हमें करके देखना है ना, खड़े होके कि ऐसे देखेंगे तो यह है हमारा राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, यानी ये हमारा है दायां नीले, दायां आलिंद सॉरी, तो ये है हमारा बायां आलिंद। ठीक है, तो अब देख लो आप कहां से कैसे गुजर रहा है। तो इसका सीधा सा मीन्स है कि जो हमारा ब्लड है वो बॉडी में पहुंचने से पहले 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। तो इस डायग्राम को आप समझे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम पढ़ रहे थे, अब बायां नीले से संकुचन होगा और फिर वहां से O2 युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा, यहाँ से जो मैंने बताया। फिर होगा इस प्रकार रक्त पहली बार हृदय से गुजरता है, पुनः शरीर में ऑक्सीजन युक्त रुधिर दायां आलिंद में पहुंचता है। ठीक है, कहाँ पे, दायां आलिंद के अंदर पहुंचाएगा इम्प्योर ब्लड, क्योंकि ये ऑर्गन के पास चला गया, यहाँ से इम्प्योर होगा, वो आएगा यहाँ पे दायां आलिंद में, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, दायां नीले के अंदर। ठीक है, दायां नीले से रक्त को फेफड़ों से होकर पुनः बायां आलिंद में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार रक्त दूसरी बार हृदय से होकर गुजरता है। रक्त का पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने के दौरान 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, और गुजरने की इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण, क्योंकि 2 बार गुजर रहा है। दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए आवश्यक है ताकि हृदय में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रुधिर आपस में मिल ना सके। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी होता है, सॉरी, तो ये हमने देख लिया क्यों जरूरी होता है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, तो जाइलम क्या करेगा, सीधी सी बात है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है ना ये हमारा। तो जाइलम जो होता है वो जड़ से लेके जाता है, मतलब पानी को, और फ्लोएम जो प्लांट की लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा फूड बनाया जाता है, फिर उसको वो क्या करता है, पूरे प्लांट की प्रत्येक सेल तक वो फ्लोएम क्या करता है, पहुंचाता है। तो यही है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से लिख लेना, मैंने साइड में यहाँ पे नोट कर रखे हैं ना वो वाले सारे, आप भी लिख के चलना। 13वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वक्र में वक्राणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना करो। तो हमें देखना है कि कुपिकाएं कहाँ होती है, लंग्स में होती हैं, और वक्र जो हम बोल रहे हैं वो हमारी किडनी है। तो बस उन्हीं में बताना है कि उनकी संरचना अलग अलग है, भाई अलग अलग है, और कार्य भी तो अलग अलग होंगे इनके। तो फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वक्र में वक्राणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। तो एक साइड में लिख लो आप फुफ्फुस की कुपिकाएं, दूसरे में लिख लो वक्र के वक्राणु। तो पहला इनमें डिफरेंस है, गैसों के विनिमय के लिए दोनों फेफड़ों के बड़ी संख्या में कुपिकाएं होती है ना, गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर, वही है कुपिकाएं। रक्त के शुद्धिकरण के लिए दोनों वक्रों में बड़ी संख्या में वक्राणु होते हैं। और मैंने एक चीज बताई थी, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है हमारी किडनी, और शुद्ध करता है हमारे लंग्स, यानी ऑक्सीजन से, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें CO2 ज्यादा होती है ना, उसको तो उसमें ऑक्सीजन भरने का काम करेंगे लंग्स, ऐसे समझो, और फिल्टर करेंगे, गंदगी को हटाने का काम करता है हमारी किडनी, वक्र। ठीक है, फुफ्फुस के अंदर वायु मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बनाती हैं, जिसे कुपिकाएं कहते हैं। और ये क्या करता है, वक्र में मूत्र निर्माण के लिए अन्य एक निषेधन इकाइयां होती हैं, जो रक्त के अनावश्यक पदार्थों को अलग करती हैं। ठीक है, नेफ्रॉन पाई जाती है ना उसके अंदर, किडनी होती है, किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन पाई जाती हैं। जहां पर हमने एक्सक्रीशन पढ़ा वहां पे हमने इसको देख लिया था। तो अभी तो क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं ना, डायरेक्ट अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं हमारे, लास्ट क्वेश्चन है। तीसरा है, वायु के प्रवेश होने पर कुपिकाएं फैलती हैं, और इसमें है परंतु वक्राणु में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती। 4th नंबर का है, कुपिकाएं रक्त और फेफड़ों की वायु के मध्य ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय करती हैं। और ये क्या काम करती हैं हमारे वक्राणु, वक्राणु रक्त से अनावश्यक पदार्थों को जल के साथ मूत्र के रूप में बाहर निकालती हैं। किडनी एक्सक्रीशन का काम करवा रही है, और वो क्या कर रही है, CO2 को हटा रही है ब्लड से, कौन, फुफ्फुस वाली। ठीक है, 5वां नंबर का है, फेफड़ों के संकुचन से कुपिकाओं में वायु शरीर से बाहर निकल जाती है, और इसमें है वक्राणुओं से निर्मित मूत्र जाकर मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, जहां
से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको और अच्छे से इनको समझना है, ठीक है, एक बार इसको रख दूं। अगर आपको और अच्छे से इन सबको समझना है तो आप पूरे वीडियो देखें लेसन के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और हाँ, आज का ये लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।